सो वंस अगेन आप लोगों को जय हिंद एंड स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं माई विजुअल यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो जो हम लोग बात करने वाले हैं रेनेसा के बारे में, उसको हिंदी में पुनर्जागरण भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये जो पुनर्जागरण अगर नहीं हुआ होता तो आज के डेट में जितनी भी सारे इन्वेंशंस देख रहे हैं, आप टेलीस्कोप देख रहे हैं, मोनालिसा का जो पेंटिंग है, पेंटर्स लोग में जो क्रेज़ आया है, रेनेसा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आज के डेट में प्रिंटर का क्या रोल है, आप प्रिंटर के बिना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रिंटर रहता है तो हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ें प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि जितनी भी बुकें आजकल छप रही है वो प्रिंटर के माध्यम से छप रही है। नहीं अगर होती तो इतनी सारी बुक मार्केट में नहीं होती, बहुत कम लिमिटेड बुक्स होती। बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह पहले एक ही तरह का बनाव करता था, लेकिन जब से ये पुनर्जागरण आया, बिल्डिंग्स बनाने का जो कलाकृति है पूरा एकदम डिफरेंट हो गया और बहुत डिजाइनदार बिल्डिंग बनने लगे। तो बहुत किस तरह से धर्म वर्सेस आप एजुकेशन को ले सकते हैं। एजुकेशन अपनी जगह है और ये जो रिलीजन अपनी जगह है। डेवलपमेंट के मामले में अगर देखेंगे तो यूरोप बहुत आगे है अपने इंडिया से, एंड अपने पाकिस्तान से तो बहुत 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 दूर आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और ये जो धर्म वगैरह का जो लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई, ये सभी उन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब उन्होंने धर्म वगैरह को उतना ही इंपॉर्टेंट दिया जितना देना चाहिए। अभी इधर क्या होता है इंडिया में आप देखेंगे बहुत सारे लड़के, आपके दोस्त भी मिल जाएंगे जो हिंदू मुस्लिम करते रहते होंगे। कोई बोलता होगा मेरा हिंदू बहुत बढ़िया है, हिंदुइज्म बहुत बढ़िया धर्म है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया धर्म है। बोलता है इस्लाम बहुत बढ़िया धर्म है, मैं भी मानता हूँ वो भी बढ़िया धर्म है। मार्केट में जितनी भी धार्मिक बुकें हैं, जैसे कि गीता, पुराण, बाइबल एंड जितनी भी धार्मिक बुकें हैं, सभी में एक चीज़ कॉमन लिखा हुआ है कि सबके जो भगवान है ना एक है, मतलब सबका मालिक एक है, तो आपस में लड़ना बंद करें। और ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक इस वीडियो में देखने को मिलेगी। होता है अभी एग्जांपल में पाकिस्तान को ही ले लो, आप वहाँ पे देखिएगा अभी बहुत ख़राब स्थिति आ गया है। कर्जा लेकर के उनका गुजारा अभी आज के दिन में हो रहा है। चाइना से कर्जा ले रहे हैं, इधर से कर्जा ले रहे हैं, अरब से कर्जा ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कर्जा ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे घट रही है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे करके इस्लाम और आतंकवाद को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। इसी के कारण उनका देश बहुत ही पीछे है इकोनॉमिक के मामले में। तो डेवलपमेंट के लिए आपको एजुकेशन मस्ट है। हम चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को समझते हैं। मेरे बातों को सुनिएगा। अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा जहाँ पे सारे कंट्रीज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर मैं रेनेसा को समझाने से पहले, पुनर्जागरण को एक्सप्लेन करने से पहले, मैं चाहता हूँ कि आपको इसका बैकग्राउंड पता हो, इसकी हिस्ट्री पता हो, ताकि आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, ईजी हो जाए आपके लिए ये टॉपिक। तो समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। आपको तो पता होगा आपका इंडिया से, आप यहाँ पर देख लो एक चीज़, इंडिया से आपका ये जो इटली है कितना दूर है, क्योंकि जो पुनर्जागरण है ना इटली से स्टार्ट हुआ था। अभी कैसे स्टार्ट हुआ था वो समझते हैं इसके हिस्ट्री से। तो ये रहा अपना इंडिया, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की एंड इधर यूरोप का जितना भी शहर है सारा का सारा इधर है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि एंशिएंट वर्ल्ड में यहाँ पर टोटल इधर से लेकर इधर तक पूरा इतना बड़ा क्या था, बेजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था। यहाँ पर बेजेंटाइन एम्पायर थी और इसकी जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया थी। ठीक है, ये इतना बड़ा आप देख रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है, क्योंकि आप वीडियोस में देख रहे हैं ना, मैप में देख रहे हैं ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगह है। पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन सारी कंट्रीज इतना में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था उस समय का, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। तो ये एम्पायर में क्या होता है ना कि ये इसका राजधानी कुस्तुनतुनिया होता है और इसके ठीक नीचे अरब देश है, मुस्लिम वाले देश है, जैसे कि सऊदी अरबिया, ओमान, ये सारे अरब देश कहलाते हैं। दोनों एम्पायर का नाम पहले आप लोग ध्यान में रखिए। ऊपर में इतना लंबा बड़ा कौन था, बेजेंटाइन एम्पायर था, और नीचे में जो था आपका कौन था, ये जो मुस्लिम लोग थे उनका जो एम्पायर का नाम था वो ऑटोमन एम्पायर का नाम, मतलब इनका नाम ऑटोमन एम्पायर था। भले ही आपको लग रहा होगा बड़ा देखने में बेजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा ताकतवर होगा राज उसी का होगा जो ज़्यादा योग्य होगा। ऑटोमन एम्पायर बहुत ही खूंखार थे, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तो ये ज़्यादा ताकतवर होने का कारण ये क्या करता है, धीरे धीरे, मतलब आप जानते हैं पहले के आप हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो ज़्यादा जगह लूटता है। तो ये भी अपना क्या किया, धीरे धीरे इस पे बेजेंटाइन एम्पायर पे हावी होने लगे और धीरे धीरे ये अपना इधर का मतलब रास्ता देखे और धीरे धीरे बेजेंटाइन एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। बेजेंटाइन एम्पायर जो था धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसके कब्जे में आ गया। इसके कब्जे में, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में। कुछ जगह जो थी खाली रह गई, मतलब जितना मैं सर्किल कर रहा हूँ बस इतनी सी जगह छोड़ दी ऑटोमन एम्पायर वालों ने। लगभग जितना भी बड़ा ये आपका दिख रहा है, कौन सा आपका बेजेंटाइन एम्पायर, पूरे पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। और ये जो ऑटोमन एम्पायर था इसमें जो मुस्लिम की ज़्यादा अधिकता थी, मतलब मुस्लिम वर्सेस यहाँ पर क्या चल रहा है, क्रिश्चियन चल रहा है, क्योंकि बेजेंटाइन एम्पायर में क्रिश्चियन थे और
ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम मतलब सऊदी अरब के देश में मुस्लिम लोग ही ज़्यादा रहा करते हैं। तो ये एक तरह से आगे चल के धर्म युद्ध का रूप ले लेता है, जिसको मैंने पढ़ा रखा है क्रूसेड्स बोलते हैं। ये आगे चल के क्या बनता है, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का एक बहुत बड़ा लड़ाई बनता है। और आगे चल के फिर क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से बेजेंटाइन एम्पायर पे हावी हो जाता है। फिर जब मैं रेनेसा आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद में बताऊंगा कि बेजेंटाइन एम्पायर फिर इतना से जो छोड़ दिया था, ये फिर से ये पूरा जो ये है ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया है उसको भगाता है और ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर देता है पूरी तरह से बेजेंटाइन एम्पायर। तो बेजेंटाइन एम्पायर ने जो कमबैक किया, ये ऑटोमन एम्पायर ने जो इसको हराया था, इतना सारा कब्जा किया था पूरा, उसको कमबैक करके इसको पूरा भगाना, फिर से अपना एम्पायर को इतना बड़ा करना, उसी को रेनेसा बोलते हैं। तो उसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर समझिए रेनेसा स्टार्ट कैसे हुआ। तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाया कि इधर ऑटोमन एम्पायर था, इधर बेजेंटाइन एम्पायर था, यहाँ पर इसके राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ये इस पे हावी हो गया। किस पे, बेजेंटाइन एम्पायर पे ये हावी हो गया। और हावी होने के कारण ये पूरा इस पे किसका कब्जा हो गया, ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, कुछ जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं, कुछ जगह छोड़ते हैं और क्या करते हैं, जो कुस्तुनतुनिया इनका जो बेजेंटाइन एम्पायर का जो राजधानी था कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। कुस्तुनतुनिया के जो भी लोग थे यहाँ पे भाग के कहाँ जाएंगे, अभी यहाँ पर तो ऑटोमन एम्पायर वाले आ गए हैं, तो ये कुस्तुनतुनिया के जो भी लोग थे बेजेंटाइन एम्पायर वाले, वो भाग के कहाँ जाएंगे। तो वो भाग भाग करके जो जगह छोड़े थे जहाँ पे इनका कब्जा नहीं था, ऑटोमन एम्पायर ने जहाँ पर कब्जा नहीं किया था वहाँ पे जाके चले आए। जैसे कि इटली में ऑटोमन एम्पायर वालों ने कब्जा नहीं किया था, तो सारे लोग भाग के इधर आते हैं। मतलब सारे लोग कहने का मतलब मेरा ये सेंस ये है, जैसे कि आप थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये आपका इटली यहाँ पर है, ठीक है। और इटली एक बहुत अच्छा शहर है क्योंकि ये मतलब सागर यहाँ पर देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा मतलब कंट्री है। एंड इसके अंदर बंदरगाह भी बहुत ज़्यादा होगा, बंदरगाह ज़्यादा होंगे इसके, तो इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे होगा। तो इसीलिए जो इसके कुस्तुनतुनिया के जो भी लोग थे वो भाग करके यहाँ पर आए और यहाँ पर से जितने भी बेजेंटाइन एम्पायर के जो लोग थे, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। मतलब कहीं पर तो जाना है ना, क्योंकि वहाँ पर तो अब ऑटोमन साम्राज्य का राज आ गया है। अब मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लोग को रहने नहीं देंगे, तो कहीं तो भाग के जाएंगे। तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर, मतलब इधर उधर फैल गए, मतलब माइग्रेशन कर लिए इधर उधर। समझने का कोशिश करना कि इटली में मतलब सभी जगह से लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ से इटली में आ गए, 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 कुछ लोग यहाँ से इटली में आ गए। मतलब सभी जगह से सभी लोग इटली में आ जाते हैं। तो इटली में क्या होता है, वेराइटी ऑफ पीपल, मतलब बहुत तरह के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब बहुत तरह के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, जैसे कि आपके घर में मैं कहूँ कि एगो इंग्लैंड से ले आते हैं, एगो ले आते हैं मतलब पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले लोग को तो लाना ही नहीं चाहिए, मतलब ले आते हैं एक पाकिस्तान से, एक ले आते हैं रसिया से। तो बहुत सारे वैरायटी के लोग ले आएंगे, एक फीमेल ले आते हैं, एक मेल ले आते हैं, एक बच्चा ले आते हैं, एक बूढ़ा ले आते हैं। तो क्या देखेंगे, बहुत सारे लोग आपके घर में भर जाएंगे और सभी का दिमाग जो होगा मतलब एक तरह का नहीं होगा। बच्चे का दिमाग अलग से होगा, बूढ़ा का दिमाग अलग से होगा, बड़ों का दिमाग अलग से होगा, लड़कों का दिमाग अलग से होगा, इंग्लैंड वालों का दिमाग अलग होगा, आपके पाकिस्तान वालों का दिमाग अलग होगा। तो सभी लोग का वैरायटी एक जगह मिलता है ना, तो बवाल हो जाता है। बवाल को ही क्या बोलते हैं, रेनेसा बोलते हैं। अब मेन टॉपिक समझते हैं, ये अपना हिस्ट्री आपने समझ लिया। अभी हम लोग समझते हैं रेनेसा पुनर्जागरण स्टार्ट कहाँ होता है। तो जहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर वाले कब्जा नहीं कर पाते, इतना छोड़ देते हैं, वहीं से आपका ये जो है यहाँ पर बहुत सारा लोग आए, बहुत तरह के लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे मतलब विचारधाराएं वाले लोग आए, मतलब क्या कह सकते हैं कि ढेर सारे लोग आए, विद्वान लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और यहीं से रेनेसा स्टार्ट होता है। रेनेसा कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बोलिएगा इटली के फ्लोरेंस शहर से रेनेसा पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, क्यों स्टार्ट होता है आपको मैंने अभी बताया। अब देखो मेरे भाई, ये इटली आपका है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, बहुत तरह के दिमाग वाले लोग आए। अब बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई बकलोल भी होगा, कोई अच्छे दिमाग वाला भी होगा, कोई बहुत तेज दिमाग वाला भी होगा। तो मैं उन लोगों का बात करूंगा जो यहाँ पर आए और अच्छे दिमाग वाले थे, तेज दिमाग वाले थे। उन्होंने क्या किया, परिवर्तन ही ला दिया, एक तरीके से पुनर्जागरण रेनेसा कर दिया उन्होंने। कैसे उन्होंने किया, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आ गए, कुछ अच्छे अच्छे लोग विचारधारा सोशलिस्ट लोग आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जो पेंटिंग वगैरह अच्छा करते थे, कुछ ऐसे लोग आ गए मतलब पढ़े लिखे लोग आ गए। अभी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग में एक खासियत आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो को पढ़ाई में मतलब अच्छी खासी नॉलेज उनकी होगी, वो ये सब धर्म वगैरह से, रिलीजन वगैरह से दूर रहते होंगे। लेकिन जो अनपढ़ होगा ना यार, जो जिनको कुछ नहीं पता होगा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते, मतलब लड़ते रहते आपस में। तो पढ़े लिखे लोग आने के कारण यहाँ पर जो रिलीजन का जो मतलब क्रेज था वो खत्म हो गया, रिलीजन वगैरह ज़्यादा
मायने नहीं रखता था। अभी आप दिल्ली वगैरह में भी जाओ तो वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं कर, मतलब कोई भी कॉलोनी जाओ जहाँ पर पढ़े लिखे लोग का ऑफिस वगैरह रहता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये धर्म के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है और ना ही इंटरेस्ट रखता है। तो जहाँ पर भी पढ़ा लिखा जहाँ पर मानसिकता पढ़े लिखे लोग की होगी, जहाँ पे लोग अच्छे सोच के होंगे, वहाँ पे ये सब धर्म वगैरह हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है। फालतू की चीज़ें वो करते नहीं है, वो अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपना सक्सेस अपना लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पर इटली में भी वही हुआ। इटली में जो था क्या कि अच्छे अच्छे लोग आए, कोई वैज्ञानिक आ गया, कोई पेंटर आ गया, कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ गया, आर्किटेक्टर आ गया, बहुत सारे लोग आए। तो कोई पेंटिंग, बहुत मोनालिसा का जो पेंटिंग वगैरह है आप यहीं से यहाँ पर बना, बहुत बढ़िया पेंटिंग है मोनालिसा का। आपने पेंटिंग सुना होगा, देखा भी होगा अपने लाइफ में, फेसबुक कहीं पे भी आपने देखा ही होगा उसको। और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग बने और बहुत सारे मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको इम्पोर्टेंस कम गई इस इटली में पढ़े लिखे लोगों के आने के कारण। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पे धर्म की मतलब क्रेज, धर्म का इम्पोर्टेंस कम होगा वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इटली में वही हुआ। यहाँ पे ये जो बेसिक सी चीज़ें थी, बात छोटी छोटी बात पे जो लड़ते थे वो सभी चीज़ें छोड़ दी इन्होंने। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह करना इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने इटली वाले लोग में विद्वान लोग आए तो इन्होंने डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और इन्होंने इतना डेवलप किया कि सारे देखते रह गए। और यहाँ पर सारी खाली सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए थे अच्छे लोग आ चुके थे। और यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री हब था, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ एक मतलब कंट्री है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएं भी थी, होने की संभावनाएं भी यहाँ पर होने की ज़्यादा थी। रेनेसा का मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ, मीनिंग भी जानना आपको जरूरी है कि रेनेसा पुनर्जागरण मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है सडन चेंज। कहने का मतलब पुरानी रीति रिवाजों और जो भी कानून थे उसको छोड़ करके एक नया विचारधारा, नई चीज़ों को अपनाना, नई चीज़ों को करना ही रेनेसा कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ करके नई चीज़ें, नई अच्छी चीज़ों को अपनाना और करना को ही रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो रेनेसा जो स्टार्ट हुआ था इटली से हुआ था और इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था एंड ये धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लेता है। एंड ये जो ऑटोमन साम्राज्य वाले जो लोग थे उसको भगा फेंकता है, मार उड़ के ख़त्म कर देता है एकदम से पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था ना, उस टाइम पे ये पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, मशीन गन वगैरह खोज कर लेते हैं और इधर ये ऑटोमन साम्राज्य वाला घोड़ा पे तलवार लेके ऐसे फहराते रहता है। तो क्या करते हैं ना, इधर से मशीन, अब बताओ कौन जीतेगा, तलवार वाला या मशीन गन वाला। तो इधर गन से क्या करते हैं रेनेसा वाले लोग, मतलब इटली वाले लोग, यूरोप वाले लोग गन से इधर घोड़े पर जितने भी बैठे सबको उड़ा देते हैं। मतलब कौन जीतेगा, आप ही लॉजिक लगाओ ना यार, तलवार लिए हुए जो या फिर गन वगैरह जो बनाया है, बंदूक लेके खड़ा है वो। इसी तरह से ये पूरी ऑटोमन साम्राज्य को भगा देते हैं। अभी क्या क्या बदलाव आया है वो पॉइंट वाइज आपको दिखा देता हूँ, आप उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, एग्जाम के रिलेटेड आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा और वहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दिया, इसका हिस्ट्री भी बता दिया कि 16वीं सेंचुरी में ये जो है रेनेसा स्टार्ट हुआ था और इसको एज ऑफ रेनेसा कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इसको हम लोग रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ आपको अभी कवर कर दिया है तो ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर करूँगा, ठीक है, क्योंकि पुनर्जागरण से क्या क्या बदलाव आए आप बेसिक से समझ लीजिएगा कि सारे बुरे चीज़ों को अभी इग्नोर करके अच्छे चीज़ों को अपना लिया गया। वही सारी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि देखिए आर्किटेक्चर में जो है उसमें बदलाव आया। पहले बिल्डिंग्स जो थी क्या बनती थी, सेम तरीके से बिल्डिंग्स पहले बना करती थी, लेकिन जब से पुनर्जागरण रेनेसा आया तब से क्या हुआ, बिल्डिंग्स डिजाइन, मतलब बिल्डिंग्स जो है बहुत अधिक तरह के डिजाइन से बनने लगा, अलग अलग बिल्डिंग्स बनने लगा, मतलब डिजाइनदार बिल्डिंग बनने लगा। अब ह्यूमंस वगैरह में भी बदलाव आया। मैंने जो समझाया, धर्म वगैरह को छोड़ करके अच्छे कामों करने लगे, डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था, व्यापार पे ज़्यादा फोकस था, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने लगे, साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पर ज़्यादा अपना काम करने लगे, फालतू काम में छोड़कर सारे अच्छे अच्छे काम होने लगे। बस इतना ध्यान रखो, बाकी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जो लाइन दिख रहा होगा, ये सारी लाइन्स आपको नोट डाउन करने की जरूरत है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर इसको एक बार नोट डाउन करिएगा जरूर। ग्रेट राइटर्स ऑफ द इटालियन रेनेसा, मतलब कहने का मतलब है इटली में उस समय पे जब पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा था उस समय पे कुछ बड़े बड़े लेखक थे जिनका योगदान रहा इस पुनर्जागरण को आगे ले जाने में, स्टार्ट करने में, जिनका नाम है, बड़े बड़े लेखक का नाम, राइटर का नाम आप लोग याद रखिएगा। दांते सबसे बड़े हैं, मैकियावेली और दूसरे बड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर पेट्रियार्क हैं एंड बोकाइकियो है। तो इन सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इन चारों का नाम याद रखिएगा। और दांते को इसलिए याद रखना है कि दांते के बारे में शायद मैंने थोड़ा देर पहले नहीं बताया है, लेकिन अभी सुन लीजिए। ये जो आपको रेनेसा दिख रहा है ना,
रेनेसा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप बता देंगे कि वो इटली से स्टार्ट हुआ। और वो किसने स्टार्ट किया, तो वो ये जो राइटर हैं, ये जो बड़े लेखक हैं दांते, उन्होंने स्टार्ट किया। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है डिवाइन ऑफ कॉमेडी करके शायद कुछ है, जिसमें आपको स्वर्ग एंड नर्क के बारे में बताया गया। एंड उस समय के ग्रेट राइटर्स के बारे में हमने देख लिया, अभी ग्रेट पेंटर्स के बारे में देखते हैं। इटली में उस समय जब पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा था, उस समय बहुत बड़े बड़े पेंटर्स थे, चित्रकार थे। उनका नाम आप यहाँ पर देखिए, लियोनार्डो डी विनिस, ये इनका नाम बहुत बड़ा नाम है। क्यों इस बड़ा नाम है, क्योंकि मोनालिसा पिक्चर जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो इन्हीं का बनाया हुआ है, मोनालिसा। और एक और बहुत बड़ा पिक्चर है द लास्ट सपर, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा पिक्चर जो है इन्हीं का बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। मोनालिसा के बारे में आपको पता होगा, उस समय मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाना HD में एकदम पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। और ये जो लास्ट सपर है ना, ये पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, ये भी एक तरह का बहुत बढ़िया पेंटिंग है, HD में है और हाथ से बनाया गया, सिर्फ एक पेन से। और इतना मस्त पेंटिंग है, आप देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि ये हाथ से बनाया गया है। क्या बहुत ही टैलेंटेड पेंटर्स थे उस समय के। एंड दूसरे पेंटर है, उनका नाम है माइकल एंगिलो। इनका जो है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ द मैन, इनके द्वारा बनाया गया है। राफेल है, उनके द्वारा मैंडोना बनाया गया है। तो सभी नामें आपको याद रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का पिक्चर आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, पिक्चर्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अब इसको रिवीजन करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। याद मतलब मैं जानता हूँ कि नाम थोड़े अटपटांग हैं, लेकिन आप रिवीजन करिए, आपको जरूर याद होगा, ठीक है। अभी उसके बाद कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हुए, कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह हुए, उनके नाम भी आप याद रखिएगा। गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो गैलीलियो का नाम सुने होंगे, टेलीस्कोप वगैरह से इनको जानते होंगे। एक ब्रूनो है, इनका भी नाम आपने सुना ही होगा। इन दोनों को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर उस समय के थे इटली में। उसके बाद ये जो मूवमेंट था, ये जो पुनर्जागरण था, स्प्रेड कर गया, मतलब फैल गया पूरी तरीके से अदर्स कंट्रीज में। जितने भी यूरोप के कंट्रीज थे, जहां पर भी ऑटोमन साम्राज्य था, उसको भगा करके ये पूरी तरीके से अपना फिर से कब्जा करने लग जाते हैं। बेंजेंटाइन एम्पायर के जितने भी लोग थे फिर वो, लेकिन बेंजेंटाइन एम्पायर उसका नाम नहीं रहता, ठीक है। ये जो इटली वाले लोग थे ना, वो सबको भगा भगा के ऑटोमन एम्पायर वालों को फिर से कब्जा करने लग जाते हैं। अगल बगल के जो यूरोप के कंट्रीज थे, फिर से कब्जा किनका हो जाता है, ये इटली वाले यूरोप वालों का ही हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर फैली, देखिए फ्रांस जर्मनी का नाम है, तो इसको याद रख सकते हैं। एंड लास्ट में ये जो है आपका पुनर्जागरण, वो कहाँ पहुँच जाता है, इंग्लैंड पहुँच जाता है। तो इंग्लैंड भी जो है यूरोप का ही एक कंट्री है, तो वो भी वहाँ भी पहुँच जाता है। और वेयर इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ द पोएम्स ऑफ चौसर एंड स्पेंसर, यहाँ पर चौसर एंड स्पेंसर के कुछ पोएम्स थे एंड कुछ नाटक थे, प्लेस ऑफ शेक्सपियर। इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें इंग्लैंड की बताई जा रही है, ठीक है। एंड कुछ कहानियाँ थी, एस्से मतलब समझते हैं, फ्रांसिस्को बैकोन का एस्से था। यूटोपियनिज्म किसका था, थॉमस मोरे का था। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में हुई थी। कुछ पोएम्स चौसर एंड स्पेंसर का, कुछ नाटक किनके, शेक्सपियर के, शेक्सपियर का तो नाम भी आपको याद ही होगा। कुछ कहानियाँ एस्से, कुछ निबंध किनका, फ्रांसिस्को का। कुछ यूटोपियनिज्म जो किनका, थॉमस मोरे का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एंड इंग्लैंड के बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, एलिजाबेथ कैसी है, ये रानी कैसे बनी और वहाँ पे रानी का ही राज क्यों होता है। तो ये हमको आगे पढ़ना है, इंग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो रेनेसा मूवमेंट जो था, आगे चल के फिर क्या हुआ, ये हेल्प इसके के कारण बहुत सारे इन्वेंशन हुई, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार खोज किया गया। आज जो आप प्रिंटर करवाने जाते हैं ना दुकान में, कोई भी PDF वगैरह होता है, जाके करवा लेते हैं प्रिंट, तो ये प्रिंट का खोज सबसे पहली बार ये पुनर्जागरण करने के कारण ही हुआ। क्योंकि इटली में बहुत सारे विद्वान आ चुके थे, साइंटिस्ट आ चुके थे, आपके पेंटर्स आ चुके थे, राइटर्स आ चुके थे, आपके एस्ट्रोनॉट आ चुके थे, एंड बिल्डर्स आ चुके थे, आर्किटेक्चर आ चुके थे, बहुत तरह के लोग थे वहाँ पे यार। तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशन होनी लाजमी है। इन्वेंशन बहुत सारे हुए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस उसमें से सबसे ज़्यादा मेन है। और जो प्रिंटिंग प्रेस है किसके द्वारा खोज की गई थी, तो ये नाम याद रखिएगा, गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उनके द्वारा ये खोज की गई थी। गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। एंड यहाँ पर देखिए गुटेनबर्ग बाइबल 1456 में द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, हमने प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने की, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना पहला मतलब प्रिंटेड बुक छाप दूं। तो प्रिंटेड बुक पहली बार किसने छापा था, गुटेनबर्ग ने छापा था। नाम था उसका गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है।
पहले के लोग क्या करते थे, हाथ से लिख करके बुक बनाया करते थे। कितना मेहनत लगता होगा यार हाथ से बुक उतने सारे बनाना। आज जितना बुक मार्केट में है उसको हाथ से अगर लिखते तो उतना सारा बुक नहीं होगा मार्केट में, बहुत मेहनत लगता है हाथ से लिखने में। लेकिन वही बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है, 1-2 सेकेंड, मतलब एक कॉपी को 2 कॉपी बनाने में। तो प्रिंट करने से फ़ायदा ये हुआ कि बुक वगैरह जो था ना बहुत ग्रेट इंक्रीज, मतलब बहुत फैल गया, बहुत जल्दी जल्दी प्रेस होने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा और इससे कामें आसान हो गई, लिखना नहीं पड़ता था और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। और ये बात तो आपको भी पता होगी, जितना ज़्यादा बुक होगा उतना ज़्यादा बिकेगा, उतना ज़्यादा फैलेगा। तो बुक वगैरह बिकने लगा, जिससे नॉलेज वगैरह सभी लोग पढ़ेंगे तो तभी तो बढ़ेंगे, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो नॉलेज वगैरह सबको आने लगा और लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक होने लगे। और पुनर्जागरण वही करेगा जो पढ़ा लिखा हो लोगों होगा। अभी देखो पाकिस्तान में पुनर्जागरण की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर लोग इस्लाम चिल्लाते रहते हैं और उनको कोई और काम से मतलब नहीं है, डेवलपमेंट कैसे होगा और सारी काम कैसे होगी, कोई मतलब नहीं है। वो लोग बकलोल हैं, बकलोल ही रहेंगे। तो बकलोल से अच्छा बनने की जो राह पे चलता है उसी को पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो आपको भी पुनर्जागरण लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर अब बदलाव लाने की ज़रूरत है। अच्छी कामें करो। अगर आप सैड रहते हैं, दिन भर उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चीज़ें सोचते रहते हैं, तो आप अपना तरीका बदलो एंड उससे बाहर निकलो, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपको अपने अंदर पुनर्जागरण लाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ग्रेट लिटरेचर से कुछ बड़े बड़े किताबें हैं उस टाइम के, पुनर्जागरण टाइम के, उसका नाम नीचे में दिखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका जिक्र किया था, दांते का, जिन्होंने ये स्टार्ट किया पुनर्जागरण, इन्होंने स्टार्ट किया। और इनका जो किताब का नाम था डिवाइन कॉमेडी, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें स्वर्ग एंड नरक के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद पेट्रियार्क द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड नोन एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म, ये वाली चीज़ें याद रखिएगा। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको कहा जाता है? पेट्रियार्क को कहा जाता है। मानवता, हॉनेस्टी वगैरह का फादर इन्हीं को कहा जाता है। और इनका नाम के बगल में सबका मतलब जो लिखा है इन्होंने किताबें, उनका नाम लिखा है। बाकी अभी मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा है, स्पेंसर ने द फेराई क्वीन लिखी है, चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा है। तो ये सारी जो बॉक्स है आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, आपको पढ़ना ही है, याद करना ही है। अगले वीडियो में हम लोग रिफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से फिर आगे मतलब कारवां चलता है। क्योंकि रेनेसा तो हो गया, पुनर्जागरण हो गया, बदलाव थोड़े बहुत आ गए, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव से नहीं होगा ना। पूरा यूरोप में किस तरह से बदलाव आता है, रिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन मतलब फिर से फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से फिर से यूरोप बनता है और ऑटोमन साम्राज्य वाले को भगाता है। तो इस तरह से फिर अगले वीडियो में हम लोग रिफॉर्मेशन समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपना प्यार दिखाएं वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय